युवा संसद की पाठशाला में हम आज अध्यादेश को देखेंगे, उसकी शक्ति देखेंगे, प्रक्रिया देखेंगे और सीमाएं देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली जो है क्लास ले रहा हूं और इसमें युवा संसद की पाठशाला यानी जो है कि आपको पॉलिटी की चीज़ें पढ़ा रहा हूं जो थोड़ी सी जटिल चीज़ें हैं। ये अखबार का एक लेख है जिसके माध्यम से मैं आपको चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। तो अध्यादेश को देखेंगे कि अध्यादेश होता क्या है। तो स्क्रीन को मैंने बड़ा कर दिया है। ये देखिए, भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है कि यह कार्यपालिका को आपात परिस्थितियों में विधायिका की भूमिका निभाने का अधिकार देता है। आप जानते हैं हमारी संसद जो है कि 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा में जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, यानी कार्यपालिका होती है। सरकार मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है तो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं यानी जो सरकारी एम्प्लॉई होते हैं, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, वो सब अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं, परमानेंट उसमें आते हैं। और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जो हमारी चुनी हुई सरकार होती है, उसको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और जब विधायिका अपने उसमें न हो और विधायिका की भूमिका यानी कानून, विधायिका का काम होता है विधि बनाना यानी कानून बनाना, और विधायिका का काम जब कार्यपालिका करेगी तो उसी को जो है कि कहा जाता है कि आपात परिस्थिति में जो है कि अध्यादेश उसी के माध्यम से लाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि विधि बनाने का काम तो किसका है? विधायिका का। लेकिन विधायिका का एक पार्ट है कार्यपालिका। वही कार्यपालिका क्या करती है, जब आपात स्थिति आती है तो वो विधायिका का काम करने लगती है। ठीक है, इस अधिकार का प्रयोग अध्यादेश के माध्यम से किया जाता है। यानी ये जो अधिकार है यानी विधायिका के अधिकारों का प्रयोग जो है किसके माध्यम से होता है? अध्यादेश के माध्यम से होता है। अध्यादेश क्या होता है कि एक ऐसा अस्थायी कानून होता है जो तत्कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जारी किया जाता है। यानी अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी कानून होता है जो तत्काल की जो परिस्थितियां हैं, बहुत जटिल परिस्थितियां हो गई, उसका सामना करने के लिए जारी किया जाता है। अब संविधान का अनुच्छेद 123 है, ये हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं पे अगर राज्यों की बात करें तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों में राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है। यानी 123 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, अस्थायी कानून की बात कर सकता है, और 213 के तहत राज्यपाल राज्यों के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, अध्यादेश के माध्यम से। अध्यादेश एक ऐसा कानून है जो संसद के सत्र में न होने के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। यानी ऐसा कानून है जब संसद सत्र में नहीं होगा तभी जो है कि ये कानून लाया जाता है। ये संसदीय अधिनियम के समान ही प्रभाव रखता है, पर इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। यानी जैसा संसद अधिनियम लेकर आती है उसी के समान यह भी जो है प्रभाव रखता है। यानी इसकी भी जो है कि उतनी ही भूमिका होती है, पर ये इसका लक्षण क्या होता है? ये अस्थायी होता है, इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसे पूर्व व्यापी भी बनाया जा सकता है, यानी यह किसी भूतकाल की तारीख से प्रभावी हो सकता है। जैसे क्या होता है कि जो संसद अधिनियम लेकर आएगी, संसद जो विधेयक लेकर आएगी, वह जो है कि एक निश्चित तारीख से, सामने वाली तारीख से जो है कि वो लागू होगा। जैसे आज जो है कि मान लो 10 जनवरी है, तो संसद मान लो आज कोई अगर कानून पास करती है तो उसको लागू करने की तारीख वो 12 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी कर सकती है, यानी आगे वाली तारीख रखेगी। लेकिन अध्यादेश जो आता है वो क्या है? भूतकाल की तारीख से भी प्रभावी हो सकता है, यानी पीछे से भी मतलब प्रभावी हो सकता है। अध्यादेश किसी पूर्ववर्ती संसदीय अधिनियम या अध्यादेश को संशोधित या निरस्त कर सकता है। यानी अध्यादेश के माध्यम से जो हमारा संसदीय कानून बना है उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसको निरस्त किया जा सकता है। यानी जो कानून पहले से बना है अध्यादेश के माध्यम से उसको निरस्त भी कर सकते हैं और उसको हम जो है कि संशोधित भी कर सकते हैं। यदि अध्यादेश ऐसा कोई प्रावधान करता है जो संसद के तहत जो संविधान के तहत संसद को भी करने का अधिकार नहीं है तो वो अध्यादेश अमान्य हो जाए। जैसे क्या है, कभी कभी जो कार्यपालिका होती है यानी जो सरकार होती है वो मनमाना करने का प्रयास करती है और जो है राष्ट्रपति से वो जो है कि ऐसा काम करवाती है जो संविधान के तहत नहीं है। तो जब संविधान के तहत नहीं है और संसद उस पर कानून नहीं बना सकती है तो ऐसा अध्यादेश भी जो है नहीं लाया जा सकता है, यानी वो अध्यादेश अमान्य हो जाएगा।
इसे जारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि राष्ट्रपति को यह विश्वास होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यानी जो है अध्यादेश अगर आपको जारी करवाना है राष्ट्रपति के माध्यम से, तो राष्ट्रपति को जब ये विश्वास हो जाएगा कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण जो है तत्काल हमें जो है ऐसा कानून लाने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से जो है क्या होगा कि तत्कालिक परिस्थितियों में सुधार लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को अगर विश्वास है तभी वो जो है क्या करेगा, अध्यादेश लाएगा। दूसरी शर्त यह है कि यह शक्ति तभी प्रयोग की जा सकती है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो या कम से कम एक सदन सत्र में न हो। यानी दोनों सदन अगर जो है कि सत्र में न हो या एक सदन सत्र में न हो तभी जो है अध्यादेश लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लाया जा सकता है। संविधान के 38वें संशोधन में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम माना गया था और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब देखो, जो 38वां संविधान संशोधन लाया गया उसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है अध्यादेश लाने के लिए तो वही अंतिम होगा और उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, अगर राष्ट्रपति मनमानी करता है, अपना अध्यादेश पे अध्यादेश जारी करता है, तो उसके खिलाफ जो है कि न्यायालय में समीक्षा हो सकती है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 38वां संविधान संशोधन कहा गया था उसको पलट दिया गया। ठीक है। अब अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। यानी क्या है, अगर आप जो है कि कोई विधेयक उस तरह से संसद में पेश करते हो तो 3 वाचन से गुजरना पड़ेगा, फिर पहला सदन उसको पास करेगा, दूसरा सदन उसको पास करेगा, फिर उसमें जो है कि राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएगा, तब जाके चीज़ें होंगी। लेकिन अध्यादेश अगर जारी करना है तो बहुत सरल है, उसकी अपेक्षा काफ़ी सरल है। सबसे पहले सरकार को अध्यादेश जारी करने का निर्णय लेना होता है, यानी सरकार जो है कि अध्यादेश जारी करने का निर्णय लेगी और राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही कार्य करता है। यानी सरकार ने जो है निर्णय ले लिया तो राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देगा। यदि राष्ट्रपति को आवश्यक लगे तो वो सिफारिश को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो मंत्रिपरिषद ने यानी सरकार ने हमें जो सिफारिश भेजी है इसमें जो है संशोधन जो है करना आवश्यक है, तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद अपनी सिफारिश को दोहराता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश को स्वीकार कर लेता है, यानी राष्ट्रपति उस अध्यादेश को इनकार नहीं करेगा। अगर मंत्रिपरिषद क्या करेगा, हूबहू वही जो है अध्यादेश, वही जो है सिफारिश दोबारा ले आता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर अपनी सिग्नेचर कर देगा। संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को एक साधारण विधेयक के रूप में पारित कराना आवश्यक है। अब देखो, अध्यादेश तो आ गया, कब आया, जब संसद के दोनों सदन क्या है, सत्र में नहीं है या एक सदन सत्र में नहीं है, वैसे समय में अध्यादेश आ गया क्योंकि बहुत ज़रूरी था उस कानून को लाना। अब वो कानून आ गया। कानून आने के बाद क्या हुआ कि सरकार ने अपना काम तो कर लिया, लेकिन जब सत्र बुलाया जाएगा, संसद का सत्र बुलाया जाएगा, तो उसके 6 सप्ताह के भीतर ही उसको अगर कानून बनाना है तो साधारण विधेयक की तरह उसको पारित करवाना आवश्यक होगा। यानी जो है कि अगर वो पारित नहीं होता है 6 सप्ताह के भीतर जो अध्यादेश है, तो अपने आप वो निरस्त हो जाएगा। यदि संसद अध्यादेश को नकार दे तो इसका तात्पर्य है सरकार संसद में अपना बहुमत खो चुकी है। अब देखो, संसद के पास गया वो अध्यादेश और संसद ने उसको नकार दिया। संसद ने कहा कि नहीं, आप जो अध्यादेश लाए थे वो सही नहीं है, यानी संसद ने मना कर दिया, तो वो उतने समय तक ही कानून रहेगा। बाद में क्या होगा, सरकार का विश्वास खत्म हो जाएगा संसद से और सरकार जो है गिर जाएगी। अध्यादेश को जो अधिकतम वैधता इस समय है वो है 6 महीने तक। अध्यादेश को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकते हैं, यानी राष्ट्रपति जो है चाहे तो अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। अब देखो, 6 सप्ताह और 6 माह, 2 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। यानी अध्यादेश को अगर कानून आपको बनाना है तो साधारण विधेयक की तरह आपको जो है दोनों सदनों में इसको 6 सप्ताह के भीतर पारित करवाना होगा। और अध्यादेश कब तक जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कब तक लगाया जा सकता है, 6 माह तक लगाया जा सकता है, अन्यथा वो अपने आप निरस्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति को जो है कि ये अधिकार है कि किसी भी समय वो अध्यादेश को वापस ले ले। अब आ जाते हैं कुछ निर्णयों के बारे में जो अध्यादेश को लेकर जो है कि हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णय दिए हैं जो अध्यादेश की शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। वर्ष 1970 में आरसी कपूर बनाम भारत संघ के मामले में 14 बड़े बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण से संबंधित अध्यादेश था उसको चुनौती दी गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है, इसे चुनौती दी जा सकती है। यानी जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अगर आप जो है कि अध्यादेश लाते हो तो क्या है, आपको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ठीक है। साल 1987 में डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश के फिर से जारी करने की समस्या को संबोधित किया। साल 1987 में बिहार राज्य ने क्या किया था, अपने यहाँ अनुच्छेद 213 के तहत जो है दोबारा उसी अध्यादेश को जो है कि ला दिया। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि आप जो है कि एक गंभीर समस्या पैदा कर रहे हो, ये सही नहीं है, आपको जो है कि विधायिका के माध्यम से कानून बनाना चाहिए, बार बार अध्यादेश को आप बढ़ा नहीं सकते हो। इसी मामले में राज्यपाल द्वारा 1967 और 1981 के बीच कई अध्यादेशों को बार बार दोहराया गया, जबकि उन्हें विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया। देख रहे हो कि क्या हुआ था, बिहार राज्य में क्या हुआ था कि बार बार अध्यादेश को दोहराया जा रहा था और विधानसभा के समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको एक गंभीर समस्या माना। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि बार बार अध्यादेश जारी करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यानी आप बार बार अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हो, यानी आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। संविधान ने जब आपको कानून बनाने की सारी प्रक्रिया दी है, सारी छूट दी है, तो आप अध्यादेश के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकते हो। साल 2017 में कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश को बार बार दोहराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बार बार उसी अध्यादेश को नहीं दोहराओगे, या किसी भी अध्यादेश को जो है कि बार बार आप नहीं ला सकते हो। यानी अध्यादेश के माध्यम से आप जो है उस राज्य की या पूरे देश का कानून नहीं चला सकते हो। न्यायालय ने कहा यदि सरकार चाहती है कि अध्यादेश 6 सप्ताह की अवधि के बाद लागू रहे तो इसे विधायिका के समक्ष लाना होगा। एकदम सही बात है, 6 सप्ताह के भीतर आप जो है विधायिका के समक्ष लाइए और फिर जो है कि क्या है वहाँ पे कानून बनवाइए और इस अध्यादेश को कानून के माध्यम से चलाइए। इस प्रकार अध्यादेश भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण लेकिन अल्पकालिक व्यवस्था है। अध्यादेश क्या है, बहुत ज़रूरी है, तभी ये कानून बन सकता है, यानी अल्पकालिक व्यवस्था है। आ जाते हैं आज के हम क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए हुए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस स्थिति में बुलाई जा सकती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात है अनुच्छेद 108 के तहत, जब दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तब जो है साधारण बहुमत में, तब जो है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और इसमें जो है कि ऑप्शन सी दिया है, जब साधारण विधेयक पर गतिरोध हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। फिर है राज्यसभा एक प्रमुख संरचनात्मक विशेषता क्या है, उसे लोकसभा से जो उसको अलग करती है। तो इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से जीते जाते हैं, नहीं, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका आकार लोकसभा से बड़ा है, नहीं, इसका आकार लोकसभा से छोटा है। लोकसभा में जहां 552 सदस्य हैं वहीं राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। यह स्वतः 5 साल में भंग हो जाती है, नहीं, ये इसका कार्यकाल 6 साल का है, वो भी सदस्यों का कार्यकाल है। ये एक अस्थाई सदन है तो ये भंग नहीं होता है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यह एक अस्थाई सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल से सेवानिवृत्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एक अस्थाई सदन है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पे जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फिर है भारतीय संसदीय प्रणाली में संसदीय सर्वोच्चता की धारणा ब्रिटेन की तुलना में किस कारण से सीमित हो जाती है? क्योंकि भारत में लिखित और आंशिक रूप से कठोर संविधान है, ये बात सही है। क्योंकि भारत में न्यायपालिका निर्वाचित होती है, भारत में न्यायपालिका निर्वाचित नहीं होती है। क्योंकि भारत में संसद के 2 सदन हैं, ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे भी 2 सदन हैं। क्योंकि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, नहीं, पहला इसमें सही होगा। क्योंकि भारत में लिखित और आंशिक रूप से कठोर संविधान है, यही जो है कि क्या है उससे अलग होती है संसदीय सर्वोच्चता की धारणा। ठीक है,
फिर है विधायी कार्यों के अतिरिक्त संसद की नियंत्रणात्मक शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? तो विधायी कार्यों के अतिरिक्त संसद की हाँ, विधायी कार्य मंत्रिमंडल के नीतिगत प्रश्न पूछना और उत्तर मांगना, राज्यों को निर्देश देना, लोकसभा का चुनाव कराना और हाँ, मंत्रिमंडल के नीतिगत प्रश्न और उत्तर मांगना, ये जो है कि आंसर इसका सही होगा। तो ये आपका जो है कि आज का जो है कि युवा संसद की पाठशाला हो गई। अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।